देखिए राजीव जी, 4 राज्यों में चुनाव है और इन चारों में राज्यों में जो सबसे पहले पोलिंग होगी, जम्मू कश्मीर में 3 फेज में होना है। वहां कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने बहुत सफलतापूर्वक जो है गठबंधन बना लिया है। अब आप सोचिए कि परेशान क्यों नहीं होंगे। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वहां पे जो सोचती थी कि इस बार जम्मू में अच्छा प्रदर्शन करूंगी, और वहां जैसे ही उसने सीटें अनाउंस की, बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के ऑफिस से पहुंच गए, नारे लगाने लगे, विरोध प्रदर्शन हो गया, नेताओं को ऑफिस छोड़ के भागना पड़ा। बीजेपी जो कहती है कि हम अनुशासित पार्टी हैं, वहां कल इतना बड़ा बवंडर हुआ कि 2 बार उन्होंने लिस्ट निकाली और दोनों बार कैंसिल करी उन्होंने। जी। और दूसरी तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषित कर दिया कि भाई 51 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, 32 पे हम लड़ेंगे, 2 सीटें हम छोड़ रहे हैं एक नेशनल पैंथर्स पार्टी के लिए और एक छोड़ रहे हैं हम सीपीआईएम के लिए, और बाकी जो है 3 या 4 सीटों पे हम लोग फ्रेंडली फाइट करेंगे। सब कुछ आराम से हो गया। कांग्रेस ने रात को लिस्ट निकाल दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिस्ट निकाल दी, तो परेशान क्यों नहीं होंगे। और आज अभी जो है कांग्रेस ऑफिस में हरियाणा पे सीईसी चल रही है। हरियाणा के बारे में भी बहुत जल्दी टिकटों का अनाउंस हो जाएगा। और दूसरी तरफ बीजेपी जो है हरियाणा में कंगना रनौत के बयान पे इस तरह फंसी हुई है कि उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। क्या करेंगे नड्डा जी उसे बुला के? जैसे प्रज्ञा ठाकुर को कहा था वैसा ही कोई बयान आ जाएगा। मगर वो ये नहीं देख रहे कि कंगना रनौत का बीजेपी के अंदर से जो उनके समर्थक हैं, जो उनके भक्त लोग हैं, कितने लोगों ने समर्थन किया है। लोग कह रहे हैं कंगना रनौत ने सही कहा। भाई जब ये आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त जो ये बोला जा रहा था कि ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये मवाली हैं, तो ये सब पीछे से आ रहा था ना, फीड हो रहा था ना, इन लोगों को बताया जा रहा था। तो यही वो बोल रहे थे। कंगना रनौत की गलती हम तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। उसको रात दिन जो सुनाया जाता है, जो सिखाया जाता है, वही तो वो बोलती हैं कि देश 2014 में आजाद हुआ था। और वही क्या, उनकी छोड़ दीजिए, हमारे प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जी कि 2014 से इस हिंदुस्तान में पैदा होना शर्म की बात थी, सर शर्म से झुक जाता था। यही सब तो इनको सिखाया गया है। 2014 में आजादी मिली, पढ़े लिखे लोगों को नेहरू जो है राजनीति में ना आए इसलिए नौकरी देके बाहर भेज देते थे। नेहरू ने नौकरी दी तो उसको भी वो नेगेटिव रूप से पेश करते हैं कि नेहरू नौकरी इसलिए देते थे, नेहरू आईआईटी और एम्स इसलिए खोलते थे कि लोग पढ़े लिखे और राजनीति में ना आए। तो ये सारे के सारे जो प्रचार है, ये झूठ है, जो अफवाहें हैं, यही तो कंगना रनौत कहती है और दूसरे लोग कहते हैं। इसमें इन लोगों की गलती नहीं है, सिखाया ही ये गया है। खुद प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस आई तो तुम्हारी एक भैंस छीन के ले जाएगी, ये किसी देश के प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है? तो आज हरियाणा में अगर मोदी जी परेशान हैं, मोदी जी फैसले बदल रहे हैं, तो नहीं बदलेंगे तो क्या करेंगे? हरियाणा में तो वैसे भी कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में थी और इस बयान के बाद तो वहां और हवा तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर का हमने आपको बता ही दिया। महाराष्ट्र में और झारखंड में ये चुनाव की घोषणा करने का अभी साहस नहीं कर पा रहे। करना तो पड़ेगा। यहां पे ले आई ये झारखंड में, लेकिन इनको लाने से कुछ होगा तो नहीं। सोरेन साहब को, चंपई सोरेन साहब को, इससे तो और वहां नाराजगी फैलेगी। जो आदिवासी है तो आदिवासियों के नेता है, आदिवासियों के साथ वहां पे जितना अत्याचार हुआ है, हर जगह हो रहा है, उसका तो रिएक्शन होगा। तो इसलिए मोदी जी का बैकफुट पे आना जो है वो बड़ा स्वाभाविक है। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो इतने कामयाब तरीके से कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद इन सारे राज्यों की तैयारी कांग्रेस में बहुत अच्छी तरह से हो रही है। लोग सोचते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस समझौता नहीं होगा और बीजेपी ने इसके खिलाफ बहुत कुछ बोला, लेकिन उसका रिएक्शन उल्टा हो गया। सवाल बीजेपी से होने लगे। बीजेपी से सवाल यह होने लगे कि आप तो कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस समझौते की बात। आपके जो पहले गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने तो नॉर्थ ब्लॉक में हुर्रियत को बुला के ऑफिशियल मीटिंग की थी।
प्रेस नोट बांटा था उसका, वो प्रेस नोट है, ऑफिशियल सब कुछ, फोटो खिंचवाए गए थे। तो ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है। शेख अब्दुल्ला जो है 1947 में जब कबायली घुसे आए थे, वो पाकिस्तानी सैनिक ही थे दरअसल, कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सरकार ने भेजे थे उनको, तो वो डंडा लेके अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथियों के साथ से लड़ने पहुंच गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे तो शक की कोई गुंजाइश कभी रही नहीं है, और मान लो है शक की गुंजाइश, तो वाजपेयी सरकार ने उसके साथ मिलकर केंद्र में सरकार क्यों बनाई थी? उमर अब्दुल्ला साहब विदेश राज्य मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और फिर 2014 का जो चुनाव के बाद 2015 में हुआ था, वो 2015 में आपने मुफ्ती साहब के साथ समझौता करके उप मुख्यमंत्री पद लिया था, और आप शपथ ग्रहण समारोह में जम्मू पहुंचे थे आदरणीय मोदी जी। 2015 में शपथ ग्रहण हुआ था, मुफ्ती मोहम्मद का दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे वो, एक बार बने थे 2002 में, फिर 2015 में, तो मोदी जी पहुंचे वहां, और मुफ्ती साहब ने क्या कहा? थैंक्स टू पाकिस्तान। मोदी जी के सामने थैंक्स टू आतंकवादी कि इन्होंने यहां पे चुनाव होने दिया। चुनाव का श्रेय मोदी जी को नहीं दिया उन्होंने, और मोदी जी चुप रहे। क्यों? क्योंकि सत्ता मिल रही थी, उप मुख्यमंत्री पद मिल रहा था, और फिर महबूबा के साथ किया उन्होंने समझौता। तो ये सारे के सारे जो सेल्फ कंट्राडिक्शन है, अंतर विरोध हैं, अब सामने आने लगे हैं। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में स्थिति आज की तारीख में यह है कि बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा असंतोष है, और असंतोष का कारण टिकट वितरण जो है वो तो है ही है। दूसरा यह है कि आपने 370 हटा दी, ठीक है, लेकिन आपने किया क्या? आपने वादा किया था कि हम जम्मू में ये करेंगे, ये करेंगे। जम्मू में भ्रष्टाचार बढ़ा, जम्मू में समस्याएं बढ़ी, नौकरी नहीं मिली। जम्मू में सब लोग जानते होंगे, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं कि डोगरे हैं वहां पे, डुग्गर प्रदेश कहलाता है, वीर बहादुर नौजवान हैं, लड़के हैं, और सेना में जाते हैं सब जी। पूरी सेना जो है वो जम्मू के लोगों से, डोगरों से भरी रहती है। अब वो तो अग्निवीर में जाने को तैयार नहीं है, अग्निवीर में नहीं जा रहे हैं तो नौकरी नहीं मिल रही है। जाने कितने जनरल हुए हैं जोरावर सिंह जैसे, लेकिन आज की तारीख में नौकरी नहीं है वहां। कोई उद्योग धंधे की इतनी बात कर रहे थे, एक उद्योग नहीं लगाया वहां पे। तो ये सारी की सारी परेशानियां मोदी जी को फेस करना पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि इन 4 राज्यों में हार का मतलब है कि मोदी जी ने अभी तो 4 फैसले वापस लिए, कुछ और छोटे मोटे लिए। कल हमने लिखा था एक दूध के ऊपर A1 और A2 बना दिया था। वैज्ञानिकों ने कहा भाई कि ये आप अवैज्ञानिक बातें पैदा मत करिए कि दूध में A1 और A2 मत बनाइए इसको, तो पाबंदी लगा दी। लेकिन फिर दबाव पड़ा, फिर वो फैसला वापस ले लिया, कल वापस लिया है ये। आप देखिए कि किस तरह के बेमतलब के फैसले हो रहे हैं। दूध के ऊपर A1 और A2, एक क्वालिटी है, A1 क्वालिटी होगी, एक A2 क्वालिटी होगी, खूब भ्रमित होंगे लोग। तो ये सारे के सारे जिसे कहते हैं गिमिक्स करके वो अपनी राजनीति कर रहे थे 10 साल से। गांधी के लिए फायदेमंद है ना, विपक्ष के लिए। हाँ, A1 तो हो गई वो तो लिखना तो फायदेमंद है विपक्ष के लिए, ठीक है। अगर आपको A1 A2 की मदद करनी है तो वो बात पहुंचेगी वहां तक, वो पहुंचेगी वहां तक भी पहुंचेगी बात वो बात वहां तक भी पहुंचेगी। लेकिन राहुल गांधी तो संसद में नहीं बोल रहे, लोकसभा में नहीं बोल रहे, बाहर तो खुल के नाम लेके बोल ही रहे हैं। किसमें इतनी हिम्मत है? राहुल संसद के बाहर तो अंबानी अडानी बोलते ही हैं। ठीक है, संसद में उन्होंने कहा, राहुल ने बीच का रास्ता निकाला, अच्छा निकाला कि तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे, मैं रुकूंगा नहीं, मैं अपनी बात कहूंगा। वो अपनी बात कह रहे हैं। दूसरा, जम्मू कश्मीर के बारे में हम ये और बता दें आपको कि जल्दी ही वहां पे जो है सबसे पहले जो है प्रियंका गांधी का दौरा शुरू होने वाला है। प्रियंका गांधी वहां जा रही हैं, जो वहां पे दौरा करेंगी। उसके बाद सभी के प्रोग्राम बन रहे हैं, खड़गे जी का भी बन रहा है, राहुल का भी बन रहा है। तो जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 साल बाद ये चुनाव कराने की हिम्मत की है मोदी जी ने। आज तक इतना लंबा गैप कभी नहीं हुआ है 10 साल का। और उम्मीद इन्हें क्या थी कि हम वहां पे पहली बार सरकार बना लेंगे। लेकिन जिस तरह जम्मू में इनका विरोध हो रहा है, जम्मू में इन्हें सीटें बढ़वा ली अपनी, नया परिसीमन करवा के, लेकिन उन सब से कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। तो आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या तो मोदी जी के लिए है। और देखिए, फैसला तो चुनाव से होता है सीधा सीधा। 240 पे वहां रोक दिया, और अब ये 4 राज्यों के चुनाव में अगर मोदी जी हार गए तो फिर बीजेपी के अंदर ही सवाल उठना शुरू हो जाएंगे।
क्योंकि मोदी जी वोट के चरी तो कहलाते हैं ना, कि वोट लाते हैं, वो उनके नाम से वोट मिलते हैं, वो एक चेहरा है। उस चेहरे को जब वोट ही नहीं मिलेंगे तो फिर बीजेपी के लोग काहे के लिए उन्हें रखेंगे? तो ये सारे सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, हरियाणा में बहुत ही बुरी स्थिति में है। आपको मालूम ही है कि वो आज अभी तक तो शायद हमें फैसला की खबर मिली नहीं है हमें। आज चुनाव आयोग की बैठक थी आज हरियाणा में चुनाव की तारीख बदलने की। बीजेपी मांग कर रही है कि चुनाव की तारीख बदल दी जाए। अंदर से वो कह रही है कि चुनाव स्थगित कर दी जाए, अगले साल कराए जाए। लेकिन ओपनली वो कह रही है कि 1 अक्टूबर को जो पोलिंग डे है वो 1 अक्टूबर को चुनाव न करवाएं। वो तो आज मीटिंग थी चुनाव आयोग की, लेकिन अभी हमने देखा था यहां बैठने से पहले हमें अपडेट कोई नहीं मिला कि बदला है चुनाव आयोग ने कि नहीं बदला। तब तो चुनाव टालने की बात होने लगी है, चुनाव से ही घबराने लगे हैं। आप देख रहे हैं कि इन दोनों के साथ ही महाराष्ट्र के और झारखंड के अनाउंस करना थे, तो चंपई सोरेन की वजह से चलिए रुक गए वो, कि चंपई सोरेन के आने से क्या होगा। ऐसे जाने कितने बागी जो हैं कांग्रेस से टूट के, दूसरी क्षेत्रीय दलों से टूट के बीजेपी में शामिल होते रहे हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होता है। समस्या तो सबसे बड़ी ये कि आपने जो वादे किए थे, जो आप गिना रहे थे अभी, कि किसानों से वादे, 15 लाख के वादे, 2 करोड़ सालाना नौकरी के वादे, उनका क्या हुआ? जी। जनता तो अब सीधे सीधे पूछने लगी है, वो हिंदू मुसलमान में नहीं लग रही कि आपने वहां अमेरिका को फोन करके कह दिया कुछ और यहां बता रहे हैं कुछ। भाई आप जब यूक्रेन गए तो आज जो हमारे विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं, अंतर्राष्ट्रीय अखबार क्या लिख रहे हैं हम नहीं बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक क्या कह रहे हैं हम अभी बताने वाले नहीं है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारे जो राजनयिक हैं, इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं, वो कह रहे हैं यूक्रेन जाने की जरूरत क्या थी? क्यों गए आप यूक्रेन? यूक्रेन में जाके आपने भारत की बेइज्जती करवाई है। ये सब चीजें विदेश नीति पे जितना कम बोला जाए, क्योंकि विदेश नीति होती है, देश की नीति होती है, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर अलग होती है, रक्षा नीति, विदेश नीति। लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया ऐसा बोलने के लिए, जो खुद विदेश में जाके बोलते हैं कि भारत में पैदा होना शर्म की बात थी। जी। आप देखिए कि वहां पे जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने बड़े सख्त लहजे में इनसे कहा कि आप अपना रोल नहीं निभा पाए मिस्टर मोदी, भारत अपना रोल निभाने में असफल साबित हो गया है, और सऊदी अरब ने वह मध्यस्थता करा दी। जो यूक्रेन और रूस के कैदियों के बीच अदला बदली हुई है वो सऊदी अरब की मध्यस्थता से हुई है। ये गए थे वहां मध्यस्थता करने, उसने सलाम कर लिया, पुतिन पहले ही सलाम कर चुके थे। ये सब चीजें जो है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, इज्जत भारत की होती थी, मोदी जी समझते हैं मेरी हो रही है। अब इस गलतफहमी को कैसे दूर किया जाएगा? इज्जत भारत की होती थी, भारत की महानता की होती थी। भारत में नेहरू जैसे प्रधानमंत्री हुए थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जरिए एक दुनिया में जगह बनाई थी। ये अभी गए थे तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मजाक उड़ाया। ये जैसे अभी जब चीते छोड़े थे तो कबूतरों का मजाक उड़ा दिया था, हर चीज का उपहास। लेकिन ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, जनता को आप लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते, और न जनता लंबे समय तक भूल सकती है। अभी सॉरी एक बात और याद आ गई, लास्ट बोल रहे हैं हम, कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई, और जो नेहरू ने बनाई थी शिवाजी महाराज की मूर्ति आज वैसी की वैसी है। अभी हो सके तो आप फोटो दिखा दीजिए, फोटो बहुत चल रहा है, वो 2 मूर्तियां, शिवाजी महाराज की मूर्ति अंदर से खोखली निकली। महाराष्ट्र के जितने नेता हैं, एकनाथ शिंदे समेत, वो सब कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर बड़े घबराए हुए हैं। शिवाजी महाराज से बड़ा वहां पे कौन सा व्यक्तित्व हुआ है? उसकी मूर्ति आप नहीं बना पाए, खोखली मूर्ति बना देते हैं आप। अभी उज्जैन में देखा था, महाकाल में किस तरह मूर्तियां हवा में उड़ गई थी। सब कुछ झूठा, सब कुछ खोखला, सिर्फ हवा हवाई बातें। 10 साल चल लिया, अब इसके बाद जो है ये सब बहुत मुश्किल है। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।